जी स्टूडेंट्स, अगला है हमारा प्रोटीन्स। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड से बना होता है, लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट्स 16% नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर 16% नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर और भी कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन इत्यादि। ये चीजें भी इसके अंदर पाई जाती हैं। ये प्रोटीन जो होता है स्टूडेंट, वो बॉडी का 14% होता है। यानी आपकी जो टोटल बॉडी है उसका लगभग 14% जो पार्ट है वो प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बताया आपको कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है, 16% तक नाइट्रोजन भी पाया जाता है, और साथ ही में पोटेशियम, फास्फोरस और आयरन, और इसके साथ ही साथ आयोडीन भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब इनके ब्रेक डाउन होने से यानी कि प्रोटीन जो है अपने कंपाउंड्स में जब ब्रेक डाउन होगी तो ब्रेक डाउन होने के बाद अमाइनो एसिड बनाती हैं। क्या बनाती हैं स्टूडेंट्स? अमाइनो एसिड। यानी कि प्रोटीन्स फॉर्म अमाइनो एसिड। ठीक है, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन, जब ये टूट जाती हैं तो ये अमाइनो एसिड बनाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि प्रोटीन की जो यूनिट है वो अमाइनो एसिड है, या प्रोटीन अमाइनो एसिड का एक कंपाउंड फॉर्म है। यानी प्रोटीन इज अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अमाइनो प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया। जैसा कि अगर आप और ज्यादा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ें तो पूरे बॉडी के अंदर हमारे 50,000 से 1 लाख तक प्रोटीन्स हो सकते हैं, और ये सारे के सारे अपनी स्ट्रक्चर के हिसाब से स्पेसिफिक फंक्शंस वाले होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, खाली अमाइनो एसिड जो होते हैं वो 300 टाइप्स के होते हैं। अमाइनो एसिड 300 टाइप्स के होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए जो जरूरी हैं वो, और जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं वो आमतौर से 20 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। कितने टाइप के होते हैं? अमाइनो एसिड 20 टाइप के होते हैं। किसमें? ह्यूमन बॉडी में 20 टाइप के होते हैं। क्या? अमाइनो एसिड। इनमें से 10 जो होते हैं स्टूडेंट, उन्हें बोलते हैं हम एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं वो हम भोजन के रूप में बाहर से लेते हैं, और 10 जो अमाइनो एसिड होते हैं वो हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अमाइनो एसिड यूनिट किसकी है? वो प्रोटीन की यूनिट अमाइनो एसिड है। और इसका कंपाउंड फॉर्म जो है वो क्या है स्टूडेंट्स?
वो है प्रोटीन। अमाइनो एसिड का कंपाउंड फॉर्म प्रोटीन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको और 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन एसेंशियल होते हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं। ये कहाँ से हम प्राप्त करते हैं स्टूडेंट, ये एक्सटर्नल सोर्सेज से हम प्राप्त करते हैं, यानी खाने से प्राप्त करते हैं या और किसी चीज से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि इनका ये प्रोटीन हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल टू टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। प्रोटीन्स टू टाइप के होते हैं। एक तो कहां से हमें मिल सकता है, एक तो मिल सकता है हमें एनिमल प्रोटीन, और एक हमें मिल सकता है प्लांट्स से। ठीक है, तो प्लांट्स प्रोटीन। ठीक है, तो ये टू टाइप के होते हैं। एनिमल से हमें कहां से मिल सकता है, वो मिल सकता है हमें फ्लैश से मिल सकता है, फिशेस से मिल सकता है, और कहां कहां से मिल सकता है हमें, मिल्क से मिल सकता है, चीज से मिल सकता है, और एग से मिल सकता है, यानी एग से मिल सकता है, और पनीर से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो एनिमल से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं वो इन चीजों से मिल सकते हैं। इसी तरह से जो हमें प्लांट से प्रोटीन मिलते हैं वो कहां से मिल सकते हैं, वो हमें डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल से मिल सकते हैं, वेजिटेबल से मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ड्राई फ्रूट से मिल सकते हैं, ड्राई फ्रूट से मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पल्सेस से मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आलमंड से मिल सकते हैं। ठीक है, और मूंगफली से मिल सकते हैं। तो यहां से हमें ये मिल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले ये कि ये हमारे बॉडी में जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये ब्लड क्लॉटिंग का भी काम करते हैं। ठीक है, और एंजाइम के फॉर्मेशन का काम भी करते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन के मैंने चार इंपॉर्टेंस बताए। पहली चीज ये कि टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, और एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रोटीन के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी आपके सिलेबस के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराई। अगला है विटामिन्स। अभी तक हमने स्टूडेंट्स 3 टॉपिक्स को कवर किया है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा, और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, और लिपिड के बारे में पढ़ा। ये तीनों जो हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब जिनकी बॉडी को ज्यादा जरूरत है, जिन न्यूट्रिएंट्स की। तो ऊपर के जो 3 अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, क्योंकि बॉडी में उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद ये जो नीचे आने वाले हैं अभी, वो उनकी बॉडी के अंदर कम जरूरत होती है, इसलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी आपको अगर ये क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस बताइए, तो आप बता सकते हैं कि जिन न्यूट्रिएंट्स की बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, और जिन न्यूट्रिएंट्स की बॉडी को कम जरूरत होती है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स विटामिन्स की। तो विटामिन्स की बॉडी को मिलीग्राम्स में जरूरत होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आमतौर से जनरल मेटाबॉलिक फैक्टर्स के रूप में काम करते हैं, या यूं कह लीजिए कि
बॉडी के अंदर एनर्जी को सप्लाई तो नहीं करते, ना ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक फ्यूल का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्यूल का काम करते हैं और उन्हीं के का सिंथेसिस भी करते हैं। यानी जनरल मेटाबॉलिक के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है और एनर्जी रिलीज नहीं करते, लेकिन दूसरे फ्यूल सब्सटेंसेस के सिंथेसिस में या उनको सिंथेसाइज करने के लिए ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरह से इनको एक ग्रोथ फैक्टर भी बोलते हैं। क्यों ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं? क्योंकि अगर इनकी कमी हो बॉडी के अंदर तो डिफरेंट टाइप के डिजीज हो जाते हैं, जिसको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। तो इस तरह से विटामिन का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? वो कितने हो गए? ग्रोथ फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होते हैं वो डिफिशियंसी डिजीज कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज किसकी कमी से होते हैं स्टूडेंट्स? वो होते हैं विटामिन्स की कमी से। अभी तक 20 टाइप्स के विटामिन्स जो हैं वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। इनमें से 13 टाइप के विटामिन्स हमारे जो हम डेली फूड मटेरियल्स का यूज करते हैं उसके लिए आवश्यक हैं। ठीक है, तो टोटल कितने टाइप के पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? टोटल विटामिन्स कितने पाए जाते हैं? 20 टाइप के। और नीड कितनी है? सॉरी, हमारे फूड में कितने टाइप के पाए जाते हैं? इन फूड 13 टाइप के। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इतने का होना जरूरी है 13 टाइप के प्रोटीन्स का फूड मटेरियल्स के अंदर। ठीक है, अब स्टूडेंट विटामिन्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे, कौन कौन से? एक तो हो सकते हैं जो वाटर में घुल जाए, और एक वो होते हैं जो फैट में घुल जाए। ठीक है, हम जानते हैं कि विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई और के इतने टाइप के होते हैं, यानी ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इसमें से वाटर सॉल्युबल जो है स्टूडेंट्स वो ये दो है, बी और सी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी पानी में जो विटामिन्स घुल जाते हैं वो बी और सी विटामिन्स घुल जाते हैं, और बाकी जितने विटामिन्स हैं ए और ये, यानी ए, डी, ई एंड के, ये सारे के सारे विटामिन्स जो हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखा रहा हूं जिसके अंदर विटामिन्स और विटामिन्स के सोर्सेस यानी कहां से प्राप्त होते हैं और इनकी कमी से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, वो एक चार्ट मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। उसको देखिए, उसको पॉज करिए और उसको नोट डाउन करिए और उसको लर्न करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है स्टूडेंट्स मिनरल्स। मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ही एक भाग है। मिनरल्स क्या क्या हो सकते हैं? मिनरल्स हो सकता है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट और आयोडीन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? वो हमारे मिनरल्स में आते हैं। ठीक है,
इनकी बॉडी के अंदर 4 to 5% की ही नीड होती है, यानी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है तो इनकी भी बहुत ही कम जरूरत होती है, यानी 4 to 5% की नीड होती है या रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को इतनी। अब ये कहां से स्टूडेंट्स प्राप्त हो सकती हैं? ये जो है वो हमें वाटर से प्राप्त हो सकती हैं, हमें फूड से प्राप्त हो सकती हैं, हरी सब्जियों से प्राप्त हो सकती हैं। उन सभी के ऊपर मैंने एक छोटा सा आपके सामने एक चार्ट ड्रॉ किया है, इसमें से आप देख सकते हैं। तो कैल्शियम है ये, कैल्शियम एक ह्यूमन बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट होना चाहिए वो है 900 ग्राम, 900 ग्राम्स वो होना चाहिए, इतना रिक्वायर्ड अमाउंट जो होना चाहिए। और उसके बाद ये कहां से प्राप्त होता है, यानी रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं? रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? मिल्क हो सकता है, पनीर हो सकता है, वेजिटेबल और बीन्स, इनसे हमें ये कैल्शियम प्राप्त हो सकता है। इसके सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं, यानी कि इसके इंपोर्टेंस क्या हो सकते हैं या इसका महत्व क्या हो सकता है? वो हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, यानी कि ये दांत और हड्डियों के बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ब्लड कोआगुलेशन, यानी ब्लड का जो थक्का जमता है उसके लिए, थक्का जमाने के लिए भी कैल्शियम मिनरल के रूप में बहुत ही उपयोगी है। इसकी डिफिशियंसी इफेक्ट क्या है स्टूडेंट? डिफिशियंसी मतलब इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है बॉडी के ऊपर? तो वीक बोन एंड बॉडी ग्रोथ, यानी कि हड्डियां जो हैं और बॉडी जो है वो कमजोर हो जाती है और इसका डेवलपमेंट रुक जाता है। ठीक है, इसी तरह से यह है आयरन। आयरन की कितनी जरूरत है? वो 12 मिलीग्राम जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो है ये कहां पर पाया जाता है? गोश्त से पाया जा सकता है, अंडे से पाया जा सकता है और फलियों से पाया जा सकता है, बीन सीड से पाया जा सकता है। इसका महत्व क्या है? ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है, हम जानते हैं। इसी तरह से ये आयोडीन है, आयोडीन है, आप देख रहे हैं कितने ग्राम जरूरत है? इतने माइक्रोग्राम जरूरत होती है, यानी बहुत ही लिटिल अमाउंट में जरूरत होती है। ये कहां से पाया जाता है? दूध से पाया जा सकता है, मछलियों से पाया जा सकता है, या आयोडीन फिल्ड साल्ट जो होता है, यानी कि आयोडीन युक्त नमक जो होता है, इनसे पाया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये हमारे जो सी फूड्स हो सकते हैं उनसे भी ये पाया जा सकता है। जैसे सिंघाड़े से पाया जा सकता है, और उसी तरह के और किसी प्लांट से पाया जा सकता है जो भी सी के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बढ़ाता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या क्या करते हैं? आपके ये जो थायराइड होता है इसको बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है या इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? घेंगा रोग हो सकता है, आप जानते हैं। तो ये मिनरल्स के बारे में एक छोटी सी डिटेल जो आपके सिलेबस के हिसाब से है वो मैंने आपके सामने बताई है। इसको एक बार और से देख लीजिए। अगला है वाटर, यानी जल। जल का केमिकल फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट्स, वो जैसा आप जानते हैं H2O होता है। इसमें जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का,
2:1 का रेशियो होता है, यानी 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। ये स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा सेल और सेलुलर स्ट्रक्चर, उसके बारे में, उसमें प्रोटोप्लाज्म को भी पढ़ा होगा। तो चूंकि सेल का ये बहुत बड़ा भाग जो होता है वो वाटर ही से बना हुआ होता है, यानी कि सारे जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म से कवर्ड होते हैं, और प्रोटोप्लाज्म का मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर से बना हुआ होता है। तो यानी ये जो है वो क्या करता है, ये प्रोटोप्लाज्म के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है, प्रोटोप्लाज्म के लिए वेरी यूजफुल, ठीक है, ये बहुत आवश्यक होता है। और बॉडी के अंदर किसका काम करता है, ये सेल के अंदर मिलकर के सॉल्वेंट का काम करता है। सॉल्वेंट यानी विलायक का, किसी चीजों को मिक्स करने के लिए। इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के सब्सटेंसेस मिक्स हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड फॉर्म में जो चीजें हैं उनमें किसी न किसी रूप में वाटर जरूर पाया जाता है। तो इस तरह से लिम्फ में, ठीक है, इसी तरह से टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड में स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी के साथ पूरे ब्लड में, और प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म में, मतलब सभी में ये पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके हम फंक्शंस पर बात कर लेते हैं, इसके फंक्शन या सिग्निफिकेंस पर। सिग्निफिकेंस यानी इसके जो इंपॉर्टेंस है उस पर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला क्या है, ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए किसका काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है, यानी कि विलायक का काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है इंपॉर्टेंट, दूसरी चीज ये हो सकती है कि हमारे बॉडी में स्वेट और इन सारी चीजों को निकलना, यानी कि ट्रांसपीरेशन आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि पानी का वाटर का अंदर जाना और फिर निकल जाना बाहर, जिससे कि बॉडी हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बैलेंस होता है। तो इस तरह से ये बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को क्या करती है, टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम भी करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और वाटर को आप देखें तो वाटर का पीएच वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन बॉडी में पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। तो थर्ड क्या है, पीएच को कंट्रोल या मेंटेन करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका ये पीएच वैल्यू को कंट्रोल करती है। फोर्थ क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, फोर्थ ये हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में सेल के अंदर कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जब कोई भी चीज जाती है तो
वो किस तरह से जाती है। तो एक मीडियम का काम वाटर करता है। ठीक है स्टूडेंट। तो अगला हो सकता है हमारा कि सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। ठीक है, सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन में किसका काम करता है, में किसका, मीडियम का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाटर के बारे में मैंने आपको डिटेल में कुछ चीजें बताई। ठीक, आगे स्टूडेंट्स, कैलोरिक वैल्यू ऑफ फूड, यानी कि हम फूड को, जो भी हम एब्जॉर्ब करते हैं, फूड जो लेते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है। यानी फूड का जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है उसको हीट एनर्जी की यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। आपने हीट पढ़ा होगा फिजिक्स के चैप्टर में, तो हीट एनर्जी की यूनिट में उसको कैलकुलेट करते हैं, जिसे कि कैलोरी बोलते हैं। आप जानते होंगे कि एक कैलोरी वो वैल्यू होती है, एक कैलोरी जो वैल्यू होती है वो हीट एनर्जी की उतनी कैपेसिटी या उतना अमाउंट होता है जो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दे। यानी 1 कैलोरी इक्वल्स टू किसके, 1 ग्राम वाटर को जो 1 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते, गर्म कर दे। ठीक है, यानी किसी वाटर का अगर बॉडी के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके लिए तो हम कहते हैं कि एनर्जी जो ली गई वो 1 कैलोरी एनर्जी ली गई या दी गई। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये तो इसकी छोटी यूनिट है। इसी तरह से एक बड़ी यूनिट है इसकी, 1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी क्या है स्टूडेंट्स, 1 किलो कैलोरी यानी 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक जो एनर्जी गर्म करते वो इक्वल्स होगी 1 किलो कैलोरी। यानी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट जो होगी बॉडी के अंदर, यानी चीजों के केमिकल्स के ब्रेकडाउन होने की या केमिकल्स के जॉइंट होने की, उन दोनों को मिला करके जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या जो रिलीज होगी एनर्जी, वो कितनी होगी। यानी सपोज दैट आपने फूड लिया, उससे आपको मान लीजिए कि 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिली, तो इसका मतलब ये है कि 4 किलोग्राम वाटर को वो 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए काफी है या सफिशिएंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है। इसी तरह से जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेटाबॉलिज्म जो रिक्वायरमेंट होती है मेटाबॉलिज्म की, उसी के बेस पर हम इसको, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यानी कि अगर 1 ग्राम, आपने पढ़ा होगा जब माइक्रोमॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, यानी कि बड़े छोटे में टूट जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से
कितनी एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स? 4 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह से 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी रिलीज होती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन 1 ग्राम फैट से स्टूडेंट 9.3 किलो कैलोरीज रिलीज होती है। ठीक है, ये सारी एनर्जी है स्टूडेंट, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ये टर्म आए कि कितने कैलोरी और या कितने कैलोरी इससे एनर्जी निकलती है या रिलीज होती है, तो हम समझ लें कि जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी तो उस टाइम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है और उसकी हमारी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा क्या आवश्यकता है कि हम जो भी फूड लेते हैं उसकी कैलोरीज को कैलकुलेट करते हैं, कितनी कैलोरी देगी, और अगर ज्यादा कैलोरीज दी तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, या अगर हमने कम कैलोरीज दी तो वो कम हो जाएंगी। ओल्ड एजर्स के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? 1600 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और एडल्ट्स के लिए या यूं कह लीजिए यंग एजर्स के लिए, यानी वयस्कों के लिए जो आवश्यकता होती है वो 2200 से 2800 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पर डे का मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये इतनी नीड होती है। अब स्टूडेंट इतनी किलो कैलोरीज आएंगी कहां से? ठीक है, हमने अब अभी पढ़ा था शुरू में स्टार्टिंग में कि हमारे बॉडी के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो जहां तक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, चूंकि उन्हीं की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हीं के बारे में मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीज़ कितनी चाहिए। तो अगर हम डेली कार्बोहाइड्रेट 50 to 60% लें तो उससे हमारी बॉडी को 400 to 500 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को लें तो इतनी रिक्वायरमेंट हमारे लिए पर डे सफिशिएंट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो अगर हम प्रोटीन को 15% तक लेते हैं डेली, तब उसके लिए हमें जो क्वांटिटी चाहिए वो चाहिए 65 ग्राम तक। यानी अगर हम 65 ग्राम कोई प्रोटीनियस मटेरियल ले रहे हैं तो उससे हमें इतनी एनर्जी रिलीज होगी या हमारी बॉडी के लिए इतने % उसका होना चाहिए। बॉडी में 15% प्रोटीन होना चाहिए और 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। वो हमें मिलेगा कहाँ से? 400 ग्राम
जो भी हम सीरियल्स को यूज़ करते हैं या वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं या किसी भी फ्रूट को यूज़ करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, तो वो इतने ग्राम हमारे लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा यदि लेंगे तो डेफिनेटली वो एनर्जी इनपुट जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनपुट एनर्जी भी हमें ज़्यादा नहीं करनी है और न ही कम करनी है, जो मैंने एक आइडियल चीज़ लिखवाई है, यानी कि इतनी कैलोरीज चाहिए और इसको इतनी कैलोरीज चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से फैट कितना रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, 25 to 30% होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास 60 to 70 ग्राम्स तक हमें जो भी हम फूड मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अंदर उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 60 ग्राम या 70 ग्राम। तब उससे हमें जो एनर्जी रिलीज होगी, उससे वो एनर्जी रिलीज होगी 25% से 30% तक। ये हमारा स्टूडेंट्स एक आइडियल फूड मटेरियल का एक चार्ट समझ लीजिए आप, कि हमें डेली रूटीन में कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है और फैट कितना लेना है। आपकी बुक के अंदर एक पिरामिड बना करके दिया गया है कि क्या चीज़ कितने लेनी है और किस हिसाब से लेनी है। ठीक है, उसको एक बार आप रीड आउट करेंगे तो, और उसके साथ इसको आप मैच करेंगे तो वो दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई कि ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, अगर हमारे फूड के अंदर ये सारी चीज़ें इतनी हैं तो इसी को कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या, इस प्रकार की डाइट जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो 6 या 7 चीजें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी मिली हुई होनी चाहिए। तो इस टाइप की डाइट हमारे लिए बैलेंस डाइट का काम करती है। अभी स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से बैलेंस डाइट की हमारे डेली लाइफ में आवश्यकता है, ज़रूरत है। उसका कारण ये है कि बैलेंस डाइट न मिलने की वजह से 2/3 पॉपुलेशन, वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन किसी न किसी तरह के डिजीज में इन्वॉल्व है। इसी तरह की कई डिजीज हैं जिनके बारे में जो आपके सिलेबस में भी है, उन पर हम 1 by 1 उनको थोड़ा सा ब्रीफली बताने की कोशिश करेंगे। बाकी जो डिटेल्स होंगी वो आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ ये कि अगर कोई मैसेज वगैरह चाहें तो उसके थ्रू भी आप फर्दर डिटेल्स जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरेस्मस की। मेरेस्मस, ये जो स्टूडेंट्स मेरेस्मस डिजीज है, ये क्या है, ये आप जानते होंगे, लास्ट चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस चैप्टर्स में, कि टाइम से जब फूड नहीं मिलता है तब हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है वो आधे दिन के लिए तो ऊर्जा को, यानी जो भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट वहां से पूरी हो जाती है, एक्सटर्नल ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन यदि आधे दिन के बाद भी सफिशिएंट फूड अमाउंट ना मिल पाए, ऐसी कंडीशन में फैट और फिर उसके बाद प्रोटीन्स बॉडी से ब्रेक डाउन होने लगते हैं। इसी को भूखमरी या स्टारवेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। इससे टिश्यूज और मसल्स घटने लगते हैं, जिससे आंखों के भीतर
आंखें हमारी कुछ अंदर की तरफ हो जाती हैं, बाल हमारे झड़ने लगते हैं, हेयर फॉलिंग होने लगती है, ठीक है। इसी तरह से स्किन पर जो है वो आप कह लीजिए कि रिंकल्ड हो जाती है, झुर्रीदार हो जाती है। इसी को, इस तरह की जो डिजीज होती है उसको ही मेरेस्मस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक डिजीज मेरेस्मस के बारे में मैंने आपको ये बताया। दूसरी जो मेन डिजीज होती है वो होती है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर क्वाशियोरकर यानी क्वाशियोरकर। ये क्वाशियोरकर डिजीज क्या है स्टूडेंट्स? क्वाशियोरकर जो डिजीज होती है वो प्रोटीन की डिफिशियंसी डिजीज है, ठीक है। यानी कि प्रोटीन की कंटिन्यूअसली कमी के कारण जो ब्लड प्रोटीन होती है या प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसकी कमी, उसमें प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाती है या ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाती है, एक ही बात है। तो उसके कारण क्या होता है कि पैरों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और जो भी जॉइंट्स होते हैं यूजुअली वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं। ग्रेजुअली लीवर डैमेज होने लगता है, ठीक है। और बॉडी की स्किन काफी ड्राई और रफ हो जाती है और उस पर वाइट डॉटेड हो जाते हैं, या ये कह लीजिए कि पिगमेंट्स हो जाते हैं। इसी बीमारी को कहते हैं क्वाशियोरकर बीमारी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम बात करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगली जो डिजीज है उस पर हम बात करेंगे। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर बॉडी के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारी बॉडी स्वस्थ रह सकती है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन जिसमें हम एनर्जी तो ज्यादा ले लें और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन बॉडी के अंदर ना हो, यानी कि हमें जो फैट से जो एनर्जी चाहिए वो 9 पॉइंट समथिंग कैलोरीज एनर्जी चाहिए। अब अगर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद भी अगर इससे 1 ग्राम भी फैट अगर बढ़ जाता है, या ये कह लीजिए कि 1 कैलोरी भी एनर्जी अगर एक्स्ट्रा होती है, तो उससे हमारा हार्ट डैमेज होने की संभावना रहती है, शुगर बढ़ जाता है, जॉइंट्स पेन होने लगते हैं और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बहुत सारी डिजीज हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी स्वेल्ड अप हो जाती है, या हम कह लेते हैं कि बॉडी का वेट बढ़ने लगता है और उसके अंदर फैट की मात्रा भी बढ़ने लगती है। इसी को बोलते हैं ओबेसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला जो डिजीज है सिलेबस के हिसाब से वो है एनीमिया, ठीक है स्टूडेंट्स। एनीमिया 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 में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन या कह लीजिए आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स आयरन की कमी कैसे होती है? आयरन
जो हरी पत्तियों में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, उनको सफिशिएंट अमाउंट में न लेने पर हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है, जिससे आरबीसी के अंदर, या ये कह लीजिए कि आरबीसी में इसकी ही कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन के ही कारण हमारे ब्लड का रंग रेड होता है, ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन नहीं मिल पाता है तो ऐसी कंडीशन में आरबीसी कम बनते हैं, जिससे ब्लड भी कम बनता है। तो इस तरह से ब्लड कम बनने से हमारे बॉडी में ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है या हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और जिसमें आयरन हो उनका यूज ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। जैसे चुकंदर, पालक, शलजम, ठीक है, ये सारी चीजें हमें अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। अच्छा, अगर हम इसके उपचार की बात करें तो इसके लिए प्रोटीन्स, आयरन या विटामिन B12 के जो और फॉलिक एसिड भी होता है, तो इसके टैबलेट्स आते हैं, या ये कि हम फूड में इनका यूज करें। इसके अलावा मैंने जैसा कि बताया इसके टैबलेट्स भी आते हैं और इनका इंजेक्शंस भी आते हैं। उन सब का अगर यूज किया जाए तो हम अपने इस एनीमिया की बीमारी को जो देखने में मिलती है, ये सारी डिजीज जो मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया, ये ज्यादातर डाइट से रिलेटेड है। जब हम अपनी डाइट को बैलेंस नहीं करते हैं, यानी हम इसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं, हमारे पास अवेयरनेस की कमी होती है कि हम क्या फूड के अंदर मटेरियल्स को लें, किनको अवॉइड करें, तब हमारी बॉडी के अंदर इस टाइप की सारी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। एनीमिया के बारे में मैं आपको एक बार फिर बता दूं, इसका क्योंकि आमतौर से डिजीज ये देखी जाती है, तो आप लोग प्रोटीन्स का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स का यूज कर सकते हैं, आयरन फिल्ड फूड मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, ठीक है। B12 लिखने के बजाय बी कॉम्प्लेक्स ही मैंने बता दिया। और इसी तरह से विटामिन सी का भी यूज कर सकते हैं, सी विटामिन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनका यूज कर सकते हैं, फोलिक एसिड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये आपके खाने में डेली रेगुलर बेसिस पर रहे तो आपको एनीमिया जैसी बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा इसके आप टैबलेट्स भी यूज कर सकते हैं या इसके इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिटेल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे पहले ये बताया कि फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है, फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है यानी कि पोषण क्या है। उसके बाद मैंने पोषण के प्रकार बताए, पोषण की आवश्यकता बताई। उसके बाद हमने जो हमारे जो पोषण सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा वन बाय वन। उसमें मैंने आपको 6 चीजें बताई। सबसे पहले मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स, फिर मैंने बताया आपको प्रोटीन, फिर मैंने बताया आपको फैट, फिर 4th नंबर पे मैंने आपको विटामिन्स बताया, फिर मिनरल्स बताए, और 6 नंबर पे मैंने आपको वाटर बताया, ठीक है। इन सारी चीजों के साथ ही हमने बैलेंस डाइट पर बात करी, जो बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। उसके बाद में लास्ट में हमने बताया कि अगर हम बैलेंस डाइट का यूज नहीं करते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो डिफरेंट टाइप की डिजीज हो सकती हैं। उन डिजीज में से जो आपके सिलेबस के हिसाब से है उसमें 4 टाइप की डिजीज हैं, उनके बारे में मैंने एक ब्रीफ उनका इंट्रोडक्शन दिया और उनसे बचाव के उपाय आपको बताए। आप लोग इस चैप्टर को डिटेल से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।